पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे आनुवांशिक स्तर पर क्रिया विधि देखने थे हम लोग को कि आनुवांशिक स्तर पर क्रम विकास का क्रिया विधि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखे थे उत्परिवर्तन। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, उत्परिवर्तन के कारण क्रम विकास देखने को मिलता है। उत्परिवर्तन के कारण क्रम विकास देखने को मिलता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे संयोजन के कारण क्रम विकास। अब ये संयोजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। संयोजन एक प्रक्रिया है जो विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है, जो अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है, लेकिन अति साधारण रूप में कब देखने को ये मिलता है, इसे मियोसिस के समय देखा जा सकता है। इसको कब देखा जा सकता है, तो मियोसिस के समय देखा जा सकता है। तो ये कभी कभी इंग्लिश नाम भी लिखा रहता है, कभी हिंदी नाम भी लिखा रहता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। ये मियोसिस जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के समय अक्सर ये देखने को मिलता है। कौन सा, तो संयोजन की क्रिया विधि देखने को मिलता है मियोसिस के समय, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के समय। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। इसे कभी भी ध्यान में हमेशा रखना है। एक होता है मियोसिस, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मिटोसिस। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे तो मिटोसिस बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो समसूत्री विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक तो हो गया अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा हो गया समसूत्री विभाजन। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये जो संयोजन का जो क्रिया विधि देखने को मिलता है, ये कब देखने को मिलता है, जब किसी सेल का, जब किसी कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब। अब देखो, जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसका दो फेज होता है। मियोसिस में दो फेज देखने को मिलता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो वही चीज लिखा हुआ है कि संयोजनों का निर्माण कब देखने को मिलता है, तो मियोसिस 1 के समय देखने को मिलता है। मियोसिस 1 के समय देखने को मिलता है। वही चीज लिखा है फेज 1 के जाइगोटिन के समय समजात क्रोमोसोम जोड़े जाते हैं। देखो, हम लोग अर्धसूत्री विभाजन में देखते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है कि इसमें दो क्या होता है, तो दो इसमें क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कि युग्मक। ठीक, तो इसमें दो युग्मक होते हैं, एक हो सकता है नर का युग्मक हो और एक मादा का युग्मक हो। ठीक, यही दो युग्मक जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट जो होता है, देखो जाइगोट यहाँ पे जो युग्मक होता है, यही युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। यही दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। यही दोनों युग्मक मिलकर क्या होते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो देखो, ये पहले जो सेल होता है कौन सा सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड सेल किसको बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। देखो, दो प्रकार का सेल हम लोग पढ़ते हैं, दो प्रकार का कोशिका हम लोग पढ़ते हैं, या इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब जब दो प्रकार का हम लोग कोशिका का बात करते हैं, तो एक कोशिका होता है, एक कोशिका को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, तो एक कोशिका को हम लोग दो प्रकार की जो कोशिका होता है, एक कोशिका में जब गुणसूत्र, मान लो कि इंसान का गुणसूत्र क्या होता है, 46 होता है, और क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिका बनता है वो आधा, अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो जो कोशिका का निर्माण होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ये अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उस दौरान जो कोशिका की संख्या होती है वो आधी नहीं होती है, जिसको हम लोग, अब देखो जब आधी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। इस बात को तो ध्यान में रखना है, जब गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है तो उसको अगुणित कहते हैं। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। और जब पूरा कोशिका रहता है तो उसको हम लोग द्विगुणित कहते हैं, जिसको डिप्लॉइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, हिंदी इंग्लिश नाम दोनों में ध्यान में रखना है। इसलिए कभी भी कोई नाम दे सकता है, ऑप्शन वगैरह में जो भी नहीं है कि हिंदी में ही लिखे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये कब देखने को मिलता है, तो फेज 1 में देखने को मिलता है, जब ये अलग अलग युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते रहते हैं तो उस समय देखने को मिलता है।
फिर ये इसका जब एक बात और होगी कि ये कौन सा विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार होता है, तो फिर एक बार ये विभाजन होके ये क्या करेगा, 4 गो बनाएगा। कितना कितना कोशिका का निर्माण होगा, ये 4 कोशिका का अलग अलग निर्माण होगा। और चारों कोशिका कैसा होगा, तो अगुणित होगा। चारों कोशिका कैसा होगा, हेप्लॉइड मतलब अगुणित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये तभी संयोजनकारी दिखाई देता है जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तब। आगे दिया हुआ है कि पैकेटिन के समय, पैकेटिन, अब देखो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसी में एक फेज आता है पैकेटिन के समय 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिन समजात स्थान पर टूट जाते हैं। ये अलग अलग टूट जाते हैं और एक का परिभाग दूसरे क्रोमेटिन और सूत्र के निचले भाग से जुड़ जाते हैं। तो एक का दूसरे के निचले भाग से जुड़ जाते हैं। इससे दोनों अर्धसूत्री एक और कई बिंदुओं का क्रॉस करते हैं, अतः अंत में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखो जब ये जुड़ता है तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का बना हुआ है। एक तो खुद ये बनेगा ही, ये खुद एक अकेला यहाँ पर बना, जैसे ए वाला यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर ए स्मॉल बी वाला दिख रहा है। लेकिन एक इसमें का एक कड़ी जुड़ता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है, स्मॉल बी है, और ये स्मॉल ए है और कैपिटल बी, एक दूसरे क्रॉस करके जुड़ के ये अलग अलग हो जाते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी ये वाला जो बना, इसमें ऑब्वियस है कुछ ना कुछ नया गुण देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आगे लिखा भी है कि इस तरह से जीन्स के नए ढंग से वितरण अर्थात जीन्स के नए संयोजन होता है और जीन क्रोमोसोम पर नए तरीके से सज जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो दो यहाँ से 2 जीनों का निर्माण होता है या 2 यहाँ पर बोल सकते हैं गुणसूत्र का जो निर्माण होता है, ये पहले के अपेक्षा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, नए का निर्माण हो जाता है। और इसी के कारण हम लोग क्रम विकास देखने को मिलता है। इसलिए कुछ नए गुण का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्रम विकास हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो था ये संयोजन की कड़ी यहाँ पर दिया हुआ था। अब ये कुछ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। इतना ज़्यादा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम यहाँ पर बताते चलते हैं। एक प्राकृतिक चयन के बारे में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्राकृतिक चयन, तो प्राकृतिक चयन 3 प्रकार से कार्य कर सकता है। जो प्राकृतिक चयन होता है तो प्राकृतिक चयन द्वारा 3 प्रकार से कार्य कर सकता है। एक आनुवांशिकता के द्वारा, दूसरा है लक्षण वितरण के द्वारा, तीसरा है एकल आबादी के द्वारा। ये प्राकृतिक चयन 3 प्रकार से कार्य कर सकता है। एक है आणविक आनुवांशिकता, दूसरा है लक्षण वितरण, तीसरा है एकल आबादी। जिन जीवों में लाभदायक उत्परिवर्तन होता है, अब देखो उत्परिवर्तन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लाभदायक, एक होता है हानिकारक। अब उत्परिवर्तन के कारण कोई जीव बना, लेकिन वो हम लोग को जो वातावरण में वो क्या है, कोई भी लाभदायक नहीं है, वो बेकार की चीज़ है, हानिकारक है। तो अभ्यास है कि वो वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद ही क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ही वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसको हम हानिकारक कहते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसा होता है जो कि लाभदायक होता है हम लोग के लिए। तो वे परिवर्तित वातावरण में विशेष आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। जो लाभदायक होते हैं वो विशेष आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिन्हें उत्परिवर्तन नहीं हुआ या लाभहीन या क्षतिकारक उत्परिवर्तन हुआ, एक तो उत्परिवर्तन हुआ ही नहीं, या लाभहीन मतलब जिसका कोई लाभ नहीं है, या क्षति मतलब जिससे हानि हो, वे परिवर्तित वातावरण अपने संयोजन नहीं कर सकेंगे, मतलब अपने वातावरण में वो जीवित नहीं रह पाएंगे। और फिर यही किन्हीं सदस्यों में उत्परिवर्तन नहीं हुआ तो उनके अपरिवर्तित वातावरण में अच्छी तरह से जीवित रह सकते हैं। लेकिन देखो अगर उत्परिवर्तन हुआ ही नहीं तो वो तो वातावरण में जीवित रह ही सकता है, या लाभदायक रहता है, वो और आराम से वातावरण में जीवित रहता है। लेकिन जो हानिकारक उत्परिवर्तन होता है वातावरण के साथ वो जीवित नहीं रह पाते और कुछ दिनों के बाद ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वे परिवर्तित वातावरण में अच्छी तरह जीवित नहीं रह सकते हैं
अतः प्राकृतिक उन्हीं चयन करता है जिन्हें लाभदायक उत्परिवर्तन होता है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है जिनमें लाभदायक उत्परिवर्तन होता है प्राकृतिक उसी को चयन करता है, जिनमें लाभदायक उत्परिवर्तन नहीं होता है उसको प्राकृतिक भी नष्ट कर देता है एवं अन्य को अलग कर देता है। वही चीज लिखा हुआ है जिनमें उत्परिवर्तन हुआ है एवं जिन्हें प्राकृतिक द्वारा चयन किया गया है वे प्रजनन द्वारा बहुसंख्य सदस्यों की आबादी में वृद्धि कर सकता है। वही चीज है कि प्राकृतिक किसको चयन करता है? प्राकृतिक उसी को चयन करता है। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचर, ठीक। नेचर का मतलब क्या हो गया? जो हम लोग का आसपास दिखता है, वातावरण, सब चीज इसमें क्या आता है? नेचर में आता है, ठीक। तो नेचर जिसको चयन करे, नेचर जिसको चयन करेगा, नेचर किसको चयन करेगा? जिसमें लाभदायक उत्परिवर्तन होगा, जिसमें लाभदायक उत्परिवर्तन होगा नेचर उसी को चयन करता है। और नेचर जब उसको चयन करेगा तो वो अपने जैसा प्रजनन करके अपने जैसा जाति का बहुत सारा निर्माण कर लेता है, उसका अपना आबादी क्या करता है? बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। ऐसा देखने को मिलता है। उपलिखित कथन को रासायनिक उत्परिवर्तन का उदाहरण द्वारा समर्थक दिया जाता है। जो उत्परिवर्तित कथन दिया हुआ है उसको रासायनिक उत्परिवर्तन द्वारा इसको समझाया जाता है, इसको समर्थक किया जाता है। अब ये कैसे समझाया जाता है उसको हम समझेंगे। न्यूक्लियोसोम एवं क्रोमोसोम का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन का संयोजन से होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, जो न्यूक्लियोसोम होता है और जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में उसका निर्माण जो करता है वो कौन करता है? हिस्टोन जो प्रोटीन होता है उसी के संयोजन से होता है। हिस्टोन में उत्परिवर्तन को प्राकृतिक चयन पसंद नहीं करता है। अगर कोई हिस्टोन में उत्परिवर्तन हुआ, अगर हिस्टोन मतलब कोई प्रोटीन में उत्परिवर्तन हुआ तो उसको प्राकृतिक चयन पसंद नहीं करता है। इस तरह प्राकृतिक चयन कोई एक विशेष उत्परिवर्तन को चयन करता है या उसे चयन नहीं करता है। तो प्राकृतिक जो चयन होता है एक विशेष प्रकार का उत्परिवर्तन होगा उसी को चयन करेगा, ये जिसको चयन नहीं करना रहेगा उसको चयन नहीं करेगा। तो उत्परिवर्तन विकास का एक विशेष कारक है। विकास में प्राकृतिक चयन लक्षण वितरण द्वारा विशेष आवश्यक कार्य को पसंद करता है। अब इसमें जो प्राकृतिक चयन होता है लक्षण वितरण द्वारा एक विशेष आवश्यक कार्य को पसंद करता है, जो आगे दिया हुआ है। इसका एक साधारण उदाहरण है सीकेल, हसिया सेल रुधिरहीनता को अप्रभावी जीन के कारण होता है। एक देखो बीमारी होता है हसिया, जो पीछे हम लोग पढ़े भी थे, जो कि रुधिरहीनता को अप्रभावी जीन के कारण ऐसा होता है। रुधिरहीनता में अप्रभावी जीन होता है, उसी कारण ये होता है। इस बीमारी में जीन सामान्य हीमोग्लोबिन HbA को सीकेल हीमोग्लोबिन HbS में बदल देता है। तो वही चीज़ है, जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है HbA, इसको बदल देता है सीकेल HbS में बदल देता है। इससे बी चेन में स्थित छठी जगह के ग्लूटामाइन अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप निकेल के आकार की लाल रुधिर कणिका बनती है। इसी कारण निकेल के आकार के इसमें क्या हो जाता है? लाल रुधिर कणिका बन जाता है। यदि HbA और HbS जीन मनुष्य में सामान्य और निकेल सेल्फ हीमोग्लोबिन के लिए हो तो ये क्या क्या यहाँ पर हो सकता है? जिन समयुग्म जंतु में आनुवंशिक रूप से HbA या HbS होगा वह सीकेल लाल रुधिर कणिका के कारण अत्यधिक रुधिरहीनता से मरेगा। अब उसमें अत्यधिक रुधिरहीनता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वो मरने लगता है। इसे मलेरिया बीमारी आसानी से हो सकती है। इन्हें मलेरिया बीमारी आसानी से हो जाता है। जब ऐसा होगा तो उनको मलेरिया आसानी से ये बीमारी पकड़ लेता है। तो ये चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक चयन हो रहा है तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ये हानिकारक है। ये क्या है? हानिकारक है और ये वातावरण में जीवित नहीं रह सकता ऐसा परिवर्तन के कारण। अब जिस विषम युग्मन जंतु में आनुवंशिक रूप से HbA HbS होगा समांतर रुधिरहीनता से पीड़ित रहेगा और जीवित वाहक
जैसा व्यवहार करेगा। आप देखो, वो तो जीवित रहेगा अगर विषम युग्मज है, सम युग्मज रहेगा तो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन अगर विषम युग्मज रहेगा तो जीवित तो रहेगा, लेकिन एक वाहक रहेगा और ये रोग दूसरे में ये फैला सकता है, ये इंसान दूसरे में रोग फैला सकता है। विषम युग्मज और सम युग्मज का मतलब पहले भी बता चुके हैं कि सम युग्मज उसको कहते हैं जब दोनों दोनों जो एलील होता है, दोनों जो एलील होता है वो समान होता है, और जब एलील अलग अलग होता है तो उसको हम लोग विषम युग्मज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर टी टी हम दिखा रहे थे, दोनों कैपिटल थी, ये सम युग्मज हो गया, लेकिन एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी थी, ये विषम युग्मज हो गया। तो विषम युग्मज में जिसमें ये गुण पाया जा रहा है, सम में पाया जाएगा तो मतलब ये तो मर ही जाएगा, लेकिन विषम में पाया जाएगा तो क्या होगा, वो जीवित तो रहेगा लेकिन ये दूसरे में ये बीमारी को फैलाएगा। अब आगे दिया है समयुग्मज जंतु जिनमें HbA HbS आनुवांशिक रूप से होगा। अगर ये आनुवांशिक ही रहेगा, मतलब एक वंश से आया हुआ रहेगा, तब ये सामान्य जीवन यापन करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये आनुवांशिक रूप से आया हुआ रहेगा तब, लेकिन ये बाद में उत्पन्न होता है तब ये इस प्रकार को देखने को मिलता है। देखो एक और चीज़ है इसमें दिया हुआ है, जो प्राकृतिक चयन होता है ना, तो प्राकृतिक चयन 3 प्रकार से होता है। एक अस्थायी चयन होता है, एक दिशात्मक चयन होता है और एक विघटनकारी चयन होता है। अब ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं तीनों क्या है। आबादी में कोई सदस्य जब एक विशेष के माध्य से ज़्यादा विचलन दर्शाता है तब उसे आबादी से अलग कर दिया जाता है और इसे अस्थायी चयन कहते हैं। देखो, जब भी कोई आबादी, आबादी का मतलब सिंपल समझना है, कोई जाति का जनसंख्या, कोई भी जाति हो सकता है, कुत्ता बिल्ली कोई भी जाति, ठीक। तो उसका जो जनसंख्या आबादी में कोई सदस्य जब किसी विशेष के माध्यम से ज़्यादा विचलन करता है, मतलब ये ज़्यादा जब फैलने लगता है, जब ये ज़्यादा फैलने लगता है तब इसे आबादी से अलग कर दिया जाता है। तब वो क्या होता है, आबादी से उसको अलग हो जाता है और आबादी से अलग होके एक इस प्रकार के चयन को विभिन्नताओं को कम कर देता है और इससे विकासीय परिवर्तन नहीं होता, इससे विकास वगैरह नहीं होता है और उसको आबादी से अलग कर दिया जाता है। इसको हम अस्थायी चयन के नाम से जानते हैं। एक अन्य प्रकार के चयन आबादी के सदस्य, एक अन्य प्रकार का चयन जो आबादी के सदस्य प्राकृतिक परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलित परिवर्तन दर्शाती है। अब देखो, ये अनुकूलित परिवर्तन दर्शाती है तो इसलिए सदस्यों को प्राकृतिक चयन द्वारा चयन कर लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप जब वितरण के एक और बड़े सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है तब उसका माध्य आकार भी बढ़ जाता है, इसे दिशात्मक चयन कहते हैं। अब देखो, ये एक ही आबादी में रहेगा, ठीक है, और एक ही आबादी में रहकर क्या होता है, कोई एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक चयन हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ और वहाँ पे एक विशेष प्रकार के जीव का निर्माण हुआ जो कि उसके अनुसार वो अनुकूलित था। जब अनुकूलित रहता है तो उसको प्रकृति क्या करता है, चयन कर लेता है और उसकी संख्या उसमें क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, उसकी संख्या उसमें क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिशात्मक चयन के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक चयन में कोई भी वितरण क्षेत्र पश्चिम भाग आबादियों के मध्य भाग के आबादियों के ज़्यादा चयन कर लेता है और इसके पश्चात भाग्य में सदस्यों की संख्या मध्य भाग के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब विघटनकारी चयन एवं इससे विकास के लिए विभिन्नताएं होने के कारण इसका चयन विकास के लिए अनुकूलित होता है। अब एक और चीज़ दिया है विघटनकारी। अब इसके कारण क्या होता है, जब इसको प्राकृतिक चयन करता है, मान लो कि एक आबादी में कुछ उसमें नया परिवर्तन हो गया, कुछ जीवों में क्या हो गया, नया परिवर्तन हो गया। पहले से मान लो कि ये सब अलग अलग जीव था, इसमें कुछ अलग नया परिवर्तन जीवों में हो गया। अभी इसकी संख्या, ये जो दिखा रहे हैं रेड वाला, इसकी संख्या बढ़ते जाता है और बढ़ते करते ये ग्रीन वाला क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ग्रीन वाला जैसे ही कम होते जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, विघटनकारी चयन कर रहे हैं। इसी को क्या कर रहे हैं, विघटनकारी, मतलब पहले वाला को विघटित कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव सिलेक्शन मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। मतलब अब ऐसा कि मतलब ये जो संख्या में इसको रेड वाला जो है, रेड वाला कलर से दिखा रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ते जा रहा है।
आगे टॉपिक दिया हुआ है अनुवांशिक अनुकूलन। अनुवांशिक अनुकूलन विक्रम विकास की क्रियाविधि में आता है। तो अनुवांशिक अनुकूलन में क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, अनुवांशिक अनुकूलन को रहने देते, यही एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अनुवांशिक अनुकूलन ही ऐसा है। थोड़ा सा समझ ही लेते हैं इस टॉपिक को, उसके बाद जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अनुवांशिक अनुकूलन क्या है? हम यह देखते हैं कि यदि नदी में मछली, कछुए, जल पक्षी आदि पाए जाते हैं, इन सभी के संरचनात्मक व्यवस्था में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। ये सब क्या होता है, नदी में पाए जाते हैं मछली, कछुए, जल पक्षी, लेकिन सबके संरचना में अधिक विभिन्नता देखने को मिलता है। लेकिन सभी में जल में रहने के लिए उपाग होते थे। जल में रहने के लिए इसमें सब में उपाग पाए जाते हैं, जिससे ये तैरने में सफल होते हैं। तो उपाग की मदद से ये तैरते हैं। अगर आप वायु जंतुओं जैसे कीट, पक्षियाँ, चमगादड़ आदि पर ध्यान देते हैं तो आप भी पाएंगे कि इन सभी संरचनात्मक विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन वायु में कुशलतापूर्वक उड़ने के लिए इनमें सब में क्या होता है, पंख होते हैं। सब में विभिन्नता होगा, लेकिन उड़ने के लिए सब में एक समान चीज दिखेगा, पंख। जैसे कि अगर पानी में रहने वाले जीव में एक समान चीज दिख रहा है, उपाग, जो तैरने में मदद करता है। अर्थात सभी जीव अपनी अपनी जीवन पद्धति के अनुसार अनुकूलित होते हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि वातावरण में सभी जीव संयोजित करना जीवों की एक विशेष प्रयोजक है। अब हम कह सकते हैं कि कुशलतापूर्वक जीवन यापन हेतु अपने आवास में संयोजक करने के लिए जोड़कर धीरे धीरे एक होकर होने वाले संरचना एवं शरीर की क्रियात्मक और परिवर्तन का अनुकूलन रहता है। अब देखो, वही चीज है कि ये सब के सब क्या होता है, वातावरण के साथ अनुकूलित रहते हैं। जितना भी इनमें अलग अलग तो दिखेगा, लेकिन कुछ एक ऐसा हिस्सा रहेगा जो कि एक ही काम करेगा और वो सब के सब वातावरण के साथ अनुकूलित रहता है। किसी को कोई रहने में कोई परेशानी नहीं होता है। तो इसी को हम लोग अनुकूलन के नाम से जानते हैं। सिंपल चीज है कि अनुकूलन का मतलब ही हो गया, अनुवांशिक अनुकूलन का मतलब हो गया कि जब उसका एक वंश रह रहा है तो उसका दूसरा वंश भी आएगा तो उसके अनुसार वो अनुकूलित होता है। मतलब वातावरण में उसको रहने में कोई परेशानी नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक अनुकूलन के नाम से जानते हैं, जो कि डार्विन का भी सिद्धांत दिया हुआ था इसके बारे में, जो हम लोग पहले से पढ़े थे। अब देखो यहाँ पर देखो, अलग अलग कलर का पंख वाला भी तितली यहाँ पर दिया हुआ है। एक का सफेद है, एक का काला पंख है, एक का काला पंख है, एक का सफेद पंख है। तो ये भी क्या है, वातावरण के साथ अनुकूलित है, तो आराम से ये जीवित रह रहे हैं। अब इसका कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी होते हैं, यहाँ पर दिया भी है। प्राकृतिक चयन का एक अनुपम उदाहरण हिस्टन बेट्यूलेरिया नामक शोध पर किए गए थे। अध्ययन द्वारा स्पष्ट हो सकता है कि यह मोद इंग्लैंड के सर्वत्र पाए जाते थे। ये जो दिया हुआ है ऊपर में, ये इंग्लैंड में पाए जाते हैं, जो भिन्न रंगों में पाए जाते हैं। और ये दो रंग दिया गया है, एक हल्के ग्रे एवं दूसरा काला दिया हुआ है कि एक थोड़ा सा हल्का ग्रे कलर का है और दूसरा काला कलर का है। जैसे औरों शहर में काला रंग के मोधों को संख्या में विशेष वृद्धि, हल्के रंग के वाले ग्रे के मोधों की संख्या में विशेष कम पाए जाते हैं। इसे विकास का एक उदाहरण माना जा सकता है। देखो, बहुत सारे शहर में देखा जाता है जो ये मौध है, ये मौध का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर में अलग एग्जाम्पल है, यहाँ पर मौध का एग्जाम्पल है। ये इंग्लैंड में पाया जाता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जो काला वाला होता है उसका ज़्यादा वृद्धि होता है, जो हल्के ग्रे वाला होता है उसका कम वृद्धि होता है। तो इसको एक बोला जाता है कि ये क्या है, प्राकृतिक चयन। ये क्या है,
प्राकृतिक चयन, ये प्राकृतिक करार है इस प्रकार से। आगे जो दिया हुआ है विकास का संक्षिप्त विवरण, विकास कहाँ से शुरू हुआ था, कितना वर्ष पहले शुरू हुआ था, इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। और फिर इसमें आगे चल के मानव के विकास के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मानव के विकास के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विकास का संक्षिप्त विवरण देख लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।